Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोपॉइंट। आज हम स्टार्ट करें हमारे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने इसके कुछ बेसिक्स के बारे में बात की थी, जैसे कि अगर आपको पता अपनी क्लास 11th में सेल साइकिल एंड डिवीजन पढ़ा था, तो भाई उसका कुछ पार्ट हमारे चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी चैप्टर के लिए नहीं, हमारी पूरी जेनेटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने उस पार्ट को देख लिया, ठीक है। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा हमने, जो जो पॉइंट हमारे काम के थे उनको हमने रिवाइज कर लिया, यानी कि हमने हमारे बेसिक क्लियर कर लिए। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है पर कोई बात नहीं, इसको इंटरेस्टिंग वे में करते हुए चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब भाई सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है जेनेटिक्स। जैसे कि हमारी यूनिट है, यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम ही जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स होता क्या है, इसको देखते हैं सबसे पहले। तो देखो, जेनेटिक्स में हम कहेंगे कि जेनेटिक्स बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है, ठीक है। जेनेटिक्स क्या है? बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो दो चीज़ों से डील करती है, एक तो हेरिडिटी और एक वेरिएशन, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब देखो, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि हाथी का बच्चा हाथी जैसा क्यों दिखता है, ठीक है। हाथी का बच्चा हाथी जैसा क्यों दिख रहा है? तो भाई इसमें सिंपल सी चीज़ है कि जो उसके पेरेंट्स थे, ठीक है, यानी कि जो हाथी था उससे कुछ कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स गए किसमें? नेक्स्ट जनरेशन में, यानी कि उसके ऑफस्प्रिंग में। तो भाई वो जो ट्रेट्स गए हैं वो क्या थे? एक तरह की इन्फॉर्मेशन थी कि वो हाथी कैसा दिखता है, और उसी इन्फॉर्मेशन ने उस बच्चे को बनाया। तो इसीलिए हम कह पा रहे हैं कि हाथी का बच्चा हाथी जैसा क्यों दिखता है, क्योंकि पेरेंट्स से ट्रेट्स गए किसमें? ऑफस्प्रिंग में। तो इसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स को हम क्या कहेंगे? हेरिडिटी। और फिर दूसरा था हमारे पास वेरिएशन। देखो, वेरिएशन का सिंपल सा मतलब है चेंज, कि पेरेंट के बीच में और ऑफस्प्रिंग के बीच में, यानी कि जनरेशन 1 और जनरेशन 2, इन दोनों के बीच में कितना चेंज है, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं? वेरिएशन। तो चलो देखते हैं पहले जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ, सबसे पहला क्या? हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स। और दूसरा किस चीज़ से डील कर रही है? वेरिएशन से, ठीक है। वेरिएशन यानी कि चेंजेस। क्लियर हो गया इतना? जेनेटिक्स की डेफिनेशन हो गई। फिर नेक्स्ट है, जैसे हमारी एनसीईआरटी कह रही है एक एग्जांपल के साथ कि जो एलिफेंट था, ठीक है, एलिफेंट कौन है? पेरेंट है। अब फिर एलिफेंट का बच्चा, ठीक है, एलिफेंट का बच्चा यानी कि उसका ऑफस्प्रिंग, ये उसका ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो भाई एलिफेंट से कुछ ट्रेट गए और उन्होंने, इसका जो नई ऑफस्प्रिंग है उसमें गए वो, तो हम उसको तो कह देंगे ट्रांसफर ऑफ ट्रेट, यानी कि ट्रेट ट्रांसफर हो गया, ये तो होगी हेरिडिटी। पर भाई जो बच्चा है सेम टू सेम उसके पेरेंट जैसा थोड़ी ना दिखेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, तो उन चेंजेस को हम क्या कह देंगे? वेरिएशन। तो हम लिख देंगे सम डिफरेंस फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। और इस सम डिफरेंस को हम क्या कह रहे हैं? वेरिएशन। क्लियर इतना? तो जेनेटिक्स में हेरिडिटी, वेरिएशन। अब देखो हेरिडिटी को स्टार्ट करते हैं। तो हेरिडिटी हमने वैसे देख लिया, हेरिडिटी क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स से भाई कैरेक्टर्स किधर गए? ऑफस्प्रिंग में। क्लियर हो गया इतना? फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि भाई चलो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, ये हेरिडिटी हो गई, पर यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। देखो ट्रांसफर हो रहे हैं किससे? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो उसको तुमने कह दिया हेरिडिटी। भाई किस प्रोसेस से हो रही है उसको हम कहेंगे इनहेरिटेंस, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर इतना? अब देखो इसमें नेक्स्ट क्या है? वेरिएशन। अब वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंजेस। सॉरी, वेरिएशन का मतलब क्या है? अमाउंट और डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट, ठीक है। आप खुद का एग्जांपल ले लो कि भाई आपके पेरेंट है और आप, ठीक है,
आपके पेरेंट्स से आपके अंदर कुछ ट्रेड्स या कैरेक्टर्स तो आए हैं, पर आप हूबहू अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा दिखते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस है, तो उन चेंजेस को हमने क्या कह दिया, वेरिएशन। अब फिर मानो आपका एक भाई है, ठीक है, आपके पेरेंट और आपके पेरेंट के 2 बच्चे, आप और आपका भाई। अब आप दोनों के बीच में भी तो कुछ डिफरेंस होंगे, आप दोनों भी एक जैसे नहीं होंगे, तो वेरिएशन को हम दोनों तरीके से लेते हैं, पेरेंट और बच्चे के बीच में, और 2 बच्चे हैं उनके बीच में भी, ठीक है। तो हम दोनों को यहाँ पे देख रहे हैं, तो इन सारे केसेस को हम वेरिएशन में ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, पहला तो हो गया अमाउंट और डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट, दूसरा 2 ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट, और सेम पेरेंट के जो 2 ऑफस्प्रिंग है उनके बीच में कितना डिफरेंस, जैसे कि ये पेरेंट है, ठीक है, और ये ऑफस्प्रिंग है, इन दोनों के बीच में तो डिफरेंस हो गई। फिर मान लो इस पेरेंट के 2 बच्चे थे, तो भाई इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो भी वेरिएशन ही हुई है। क्लियर है? मिनट, चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास मेंडल, ठीक है, पूरा चैप्टर भाई मेंडल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो सबसे पहले है मेंडल की लाइफ को देख लेते हैं, ठीक है, कि मेंडल कौन था, इसके एक्सपेरिमेंट क्या थे, ठीक है, इसकी स्टडी वगैरह क्या थी। वैसे आपके पेपर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है ये, पर एक कहानी की तरह अगर याद करना है तो देख लेते हैं। तो देखो अगर मैं बात करूँ मेंडल की, तो इसका बर्थ ईयर था 1822, ठीक है, बर्थ ईयर क्या था 1822। फिर नेक्स्ट है भाई प्लेस, बर्थ कहाँ पे हुआ था, तो बर्थ हुआ था इनका हेजेंड्रॉफ ऑस्ट्रिया, ठीक है, एक गांव था सिसिलियन, ठीक है, सिसिलियन विलेज हेजेंड्रॉफ ऑस्ट्रिया। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है कि भाई 1843, देखो 22 में इनका क्या हुआ, बर्थ हुआ, फिर 1843 के अंदर इन्होंने मोनेस्ट्री को ज्वाइन किया, ठीक है, ज्वाइंड मोनेस्ट्री। अब भाई मोनेस्ट्री में गए, वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करना स्टार्ट किया, ठीक है, फिर वो पढ़ाई ख़त्म हुई, अब हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना पड़ा, ठीक है। तो 1847 में इन्होंने एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, सेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, ठीक है, यूनिवर्सिटी कौन सी, वियना। अब वहाँ पे जाके इन्होंने कुछ सब्जेक्ट पढ़े, जैसे कि मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, तो मैथ्स, फिजिक्स और इसके साथ में बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। चलो भाई यूनिवर्सिटी भी पहुंच गए। अब यूनिवर्सिटी जाने के बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और वापस उसी मॉनेस्ट्री में आ गए, ठीक है। 1851 में क्या हुआ, वापस उसी मॉनेस्ट्री में आ गए। तो यहाँ पे क्या है, रिटर्न एंड joined as substitute teacher, ठीक है, रिटर्न एंड joined as substitute teacher। तो भाई ये तो कहानी हो गई इसकी मेंडल की स्टार्टिंग कैसे हुई, फिर वापस मॉनेस्ट्री में आ गए, वहाँ पे टीचर की तरह काम करने लगे। अब ये टीचर का काम करते हुए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया था, ठीक है, जिसकी वजह से हमको आज ये पढ़ना पड़ रहा है। तो चलो वो क्या था, तो एक्सपेरिमेंट की जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एक्सपेरिमेंट ईयर की, ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंट ईयर था 1856 से लेके 1863। तो भाई 7 साल एक्सपेरिमेंट चला है, देख रहे हो बंदा कितना हार्ड वर्किंग है, 7 साल तक एक ही चीज़ को लेकर बैठा हुआ है, पर काम आया आखिर में। फिर नेक्स्ट है कि भाई इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है कंप्लीट किया, पर कंप्लीट होते उसको पब्लिश नहीं किया, 2 साल वेट किया, 2 साल बाद उसको पब्लिश किया। तो पब्लिश्ड हिज वर्क, ठीक है, कब, 1865 में। तो एक्सपेरिमेंट की डिटेल थी ये हमने देखी। फिर नेक्स्ट है कि भाई एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन प्लांट। अब हमने ये पहले भी कहीं पे पढ़ा होगा, कौन सा प्लांट था, पी का प्लांट। तो आपको यहाँ पी नहीं लिखना, आपको लिखना है यहाँ पे पाइसम सटाइवम। भाई टीचर पढ़े तो लगना है नंबर देना चाहिए इस बंदे को, हाँ, ये मानो क्लास में 10 बच्चे हैं, 7 लिख रहे हैं पी,
3 ने लिख दिया पाइसम सटाइवम, तो टीचर को थोड़ा लगता है हाँ भाई इसको थोड़ा ज़्यादा आता है। फिर उसके बाद है इन्होंने जो पी ली थी, ठीक है, वो ट्रू ब्रीडिंग्स थी, यानी कि ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ थी, तो इसने 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी ली। अब भाई ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी क्या होती है तो वो भी देख लो। जैसे कि मानो मेरे पास कोई प्लांट है, उसके अंदर जीनोटाइप है, ये कैपिटल टी दोनों एक जैसे होमोजाइगस है, और कैसे है कैपिटल, तो ये हो गया ट्रू। उसी तरह मेरे पास स्मॉल टी दोनों कैसे एक जैसे हैं, तो ये इसको कहते हैं हम ट्रू ब्रीडिंग, जहाँ पर मेरे पास दोनों कैसे हो सेम टू सेम। ठीक है, अभी बस इतना याद रखो, आगे देखेंगे इसमें और डिटेल में। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इन्होंने पी प्लांट को क्यों लिया। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, वाई पी प्लांट। तो इसका सिंपल था, देखो पी प्लांट को हम आसानी से उगा सकते हैं। ठीक है, पी प्लांट को हम आसानी से उगा सकते हैं, साल के अंदर उसकी 2 से 3 बार फसल ले सकते हैं, और छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा उग जाता है, और इसके कैरेक्टर्स को हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, कि भाई इसकी पत्ती का कलर ये, इसके फूल का कलर ये, फूल का शेप ऐसा, पत्ती का शेप ऐसा। ठीक है, तो कैरेक्टर्स ईजिली ऑब्जर्वेबल है, तो हम इसके लिए पॉइंट्स लिख सकते हैं यहाँ पे। क्या, सबसे पहला तो कैन बी ग्रोन ईजीली। फिर सेकेंड हम कह सकते हैं कि इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेटेड, बट कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड। ठीक है, तो पी प्लांट के अंदर हम क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों करा सकते हैं इजीली। ठीक है, फिर थर्ड है इसके जो कैरेक्टर्स है वो भी आसानी से क्या हो जाते हैं, एक्सप्रेस हो जाते हैं, फिर ऑब्जर्व हो सकते हैं। तो कैरेक्टर्स इजीली ऑब्जर्वेबल। फिर फोर्थ नंबर पे आएगा कि मैंने बताया क्या, अपनी लाइफ साइकिल को एक सीजन के अंदर ही कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी लाइफ साइकिल सिर्फ एक सीजन की है, तो साल में 2-3 बार इसको उगा सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट लाइफ साइकिल इन सिंगल सीजन। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या था, किसने पी प्लांट को क्यों चूज किया, 4 रीजन थे, चारों के बारे में हमने बात कर ली। सबसे पहला तो क्या, आसानी से उगा सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल है। फिर क्या था कि इसके कैरेक्टर्स को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, और लास्ट क्या कि भाई इसकी जो लाइफ है वो एक सीजन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और वो सीजन कितने महीने करेगा, 3 से 4 महीने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि अब मेंडल ने अपना जैसे काम पब्लिश किया 1865 में, तो लोगों ने उसको क्या किया भाई, माना नहीं। ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया। अब उसका काम तो रिजेक्ट हो गया, और फिर कुछ सालों बाद मेंडल की डेथ भी हो गई, तो यानी कि मेंडल का काम तो चला ही नहीं, फिर हम पढ़ क्यों रहे। तो देखो उसका काम तो नहीं चला, पर फिर बाद में कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने उसके काम को रीडिस्कवर किया। ठीक है, यानी कि वो साइंटिस्ट जिस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे थे उन्होंने देखा कि भाई ये बातें तो पहले कोई और बोल गया। ठीक है, ऐसा सेम टू सेम किसी और ने भी एक्सपेरिमेंट किया था और अपनी बातों में मतलब अपने एक्सपेरिमेंट में बताया। फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया, मेंडल की डिटेल निकाली, उसके एक्सपेरिमेंट को पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर जो मेंडल की बातें थी उनको वापस रीडिस्कवर कर दिया। तो नेक्स्ट है हमारे पास रीडिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट का ईयर क्या था, एक्सपेरिमेंट का ईयर था हमारे पास 1865 से 63। कितने साल लगे, 7 साल। चलो पहली बात ही हुई। पब्लिश कब किया था, 2 साल बाद, यानी कि 1865 में। फिर 1855 में मेंडल की डेथ हो गई। ठीक है, 1885 में डेथ हुई। ठीक है, 1885 में डेथ हो गई। फिर आई रीडिस्कवरी की बारी। तो भाई 3 साइंटिस्ट है, तीनों के नाम याद कर लेना। ठीक है, रीडिस्कवरी हुई थी 1900 में। ठीक है, रीडिस्कवरी कब हुई, 1900 में। साइंटिस्ट 3 थे, सबसे पहला कार्ल कॉरेन, फिर नेक्स्ट है एरिच टेशमार्क या फिर एरिश वॉन टेशमार्क, और लास्ट है हमारे पास यहाँ पे ह्यूगो डे वेरिस। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे डे वेरिस के बारे में इवोल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पे भी लिख लो ह्यूगो डे वेरिस। तो भाई 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया। अब अगर मैं बात करूँ इनमें से भाई सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कार्ल कॉरेंस। तो देखो मेंडल ने तो क्या किया, अपनी जितनी भी फाइंडिंग्स वगैरह थी उन सबको दुनिया को बता दिया। ठीक है, अब बहुतों ने उसको मतलब ज़्यादातर ने तो रिजेक्ट कर दिया, पर जो उसकी फाइंडिंग्स थी उनको कार्ल कॉरेंस ने लॉस के अंदर कन्वर्ट कर दिया।
अब भाई तुमको पता होगा जैसे यूनिवर्सल लॉज है, न्यूटन का लॉ है, हर जगह एप्लीकेबल होता है, क्यों क्यों लॉ बन गया है। उसी तरह कार्ल कॉरेंस ने भी क्या किया, मेंडल के जो फाइंडिंग्स थे उनको लॉज के अंदर कन्वर्ट कर दिया कि भाई ये जहाँ पर फिट हो रही है, ठीक है, सारे काम इसके अकॉर्डिंग होने हैं। या फिर लॉ है एक, जैसे कि हम कहते हैं F2 जनरेशन में ये फिनोटाइप आना है, ठीक है, ये जीनोटाइप आना है, तो वो हर ऑर्गेनिज्म के लिए वैसा ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसको लॉ के अंदर किसने कन्वर्ट किया, कार्ल कॉरेन ने। तो देखो नेक्स्ट वही है, कार्ल कॉरेन कन्वर्टेड मेंडल फाइंडिंग इनटू लॉ, ठीक है। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपल से याद रखो, फाइंडिंग को लॉ में किसने कन्वर्ट किया, कार्ल कॉरेन ने। अब है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। भाई हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मेंडल ने। अब देखो यहाँ पे वर्ड ही क्या आ रहा है, हाइब्रिड। अब आपको अगर मैं कह दूँ हाइब्रिड क्या होता है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि हमने दो प्लांट लिए अलग अलग, उन दोनों को मिक्स किया, हमारे पास जो प्लांट बन के आया वो उसका हाइब्रिड हो गया, ठीक है, ऐसा ही आएगा दिमाग में। तो अब चलो देखते हैं ये बना कैसे, ठीक है। तो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें 4 एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ने हैं। जैसे भाई हाइब्रिड बनाना है, क्या चाहिए, पेरेंट चाहिए, ठीक है, तो 2 पेरेंट लगेंगे, फिर दोनों पेरेंट के बीच में क्रॉस कराना पड़ेगा, क्रॉस करा दिया। अब भाई क्रॉस कराने के बाद ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है, रिजल्ट जो है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर लास्ट में कंक्लूजन दे देंगे, अच्छा ये ऐसा था, इसकी वजह से ही हुआ, इसकी वजह से ही हुआ। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स में सबसे पहले हमारे पास सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, ठीक है भाई, क्या सेलेक्ट कर लिया हमने, पेरेंट सेलेक्ट कर लिया। अब जब हमने पेरेंट को सेलेक्ट कर लिया तो क्या कराना पड़ेगा, क्रॉस बिटवीन पेरेंट, ठीक है, चलो क्रॉस भी हो गया। फिर लास्ट क्या है, लास्ट क्या सॉरी सेकंड लास्ट, थर्ड नंबर पे क्या आएगी हमारे पास, ऑब्जर्वेशन या फिर कह दो रिजल्ट, और लास्ट में जाके रिजल्ट का क्या दोगे, कंक्लूजन। क्लियर है भाई, 4 पॉइंट हमको डिटेल में पढ़ने। तो चलो सबसे पहले हमारे पास सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। अब मैं कह रहा हूँ कि मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी ली, ठीक है, यानी कि मान लो उसके पास 14 पेरेंट है, ठीक है, उसके पास क्या है, 14 पेरेंट है। अब 2 पेरेंट है जो एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, जैसे मान लो एक मेल है एक फीमेल है, तुम तो ऐसा मान लो, या फिर ये भी छोड़ो, नॉर्मल रखते हैं अपन। तो इसने क्या किया, इसके बाद 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ थी, उसमें से इसने एक कैरेक्टर उठाया, ठीक है, और उसमें क्रॉस कराया। अब देखो कैसे, सबसे पहला तो मेंडल सेलेक्टेड 14 प्योर लाइन यानी कि ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज, ठीक है, वैरायटी ऑफ पी। अब देखो ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या, कैपिटल टी, यानी दोनों कैसे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, स्मॉल टी दोनों कैसे एक जैसे दिख रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, भाई ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों को तो हम कह देंगे होमोजाइगस, ठीक है, इन दोनों को तो क्या कह देंगे, होमोजाइगस। नीचे वाले को क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस। अब जो हेटेरो है ये ट्रू ब्रीडिंग तो नहीं है, और जो होमो है ये हमारा ट्रू ब्रीडिंग है। समझ गए इतना। तो चलो अब देखते हैं ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग कैसे मिलती है, जैसे मेरे पास कैपिटल टी है, भाई इसमें सेल्फिंग करा लो, जब इसमें सेल्फिंग कराओगे तब भी यही आएगा, सेल्फिंग कराते जाओ तुम्हारे पास ट्रू ब्रीडिंग बनती जाएगी। तो देखो ट्रू ब्रीडिंग कैसे बनी, रिपीटेड सेल्फिंग गिव सिमिलर ट्रेट इनहेरिटेंस। भाई गर्मी बहुत भारी पड़ रही है, 3 दिन से तो एकदम ठंडा ही थी, आज वापस गर्मी हो गई। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, जैसे कैपिटल टी था, ठीक है, कैपिटल टी था, किसको बता रहा था, ये बता रहा था हमारे पास ड्वार्फ को, या फिर किसको, टॉल को। तो कैपिटल टी किसको शो करेगा, टॉल को। अब यहीं कैपिटल टी को मैं स्मॉल में कन्वर्ट कर दूँ, किसको शो करेगा, ये ड्वार्फ को, ठीक। फिर मेरे पास एक और है कैपिटल टी स्मॉल टी, भाई देखो आगे बड़ा टी है तो यानी कि सिंपल सी बात है टॉल को ही शो करेगा। पर अगर मैं इनके लिए लिखना चाहूँ, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं होमोजाइगस, ये कैसा है, ये है हेटेरोजाइगस। अगर ये होमोजाइगस है तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू ब्रीडिंग। अगर ये हेटेरोजाइगस है तो क्या हो जाएगी, नॉन ट्रू ब्रीडिंग या फिर नॉट ट्रू ब्रीडिंग।
क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मेंडल ने 14 क्या लिए थे, ट्रेट लिए थे या फिर ट्रू ब्रीडिंग ली थी। तो भाई सिंपल सी बात है, सुनते हुए चलना। मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे, ठीक है। मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए? 7। हर कैरेक्टर के अंदर दो ट्रेट थी। कितनी ट्रेट हो गई? 14। यानी कि उसने जो कैरेक्टर लिए उसके अंदर उसने दो ट्रेट ली, और हर ट्रेट क्या थी? प्योर ब्रीडिंग या फिर ट्रू ब्रीडिंग। तो देखो कैरेक्टर थे मेरे पास प्लांट की हाइट, और इधर है मेरे पास कौन? ट्रेट। ट्रेट में कौन? डोमिनेंट और रेसेसिव। भाई ऐसे याद करना, ठीक है। प्लांट हाइट, प्लांट क्या हो सकता है? बड़ा या फिर छोटा। बड़े को हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल टी से, ठीक है। या फिर हम यहाँ लिख दे टॉल। और रेसेसिव क्या होगा? ड्वार्फ। तो पहला क्या हो गया? प्लांट की हाइट। फिर दूसरे की बात करें तो प्लांट पे क्या दिखता है? रंग बिरंगा फ्लावर। तो ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट कौन है? फ्लावर। अब देखो फ्लावर में तुम क्या क्या देख सकते हो कि भाई फ्लावर का कलर कौन सा है, ठीक है। फ्लावर का कलर कौन सा है, और दूसरा फ्लावर की पोजीशन क्या है, कि फ्लावर टर्मिनल पे है, एक्सियल पे है, ठीक है। मॉर्फो में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। कलर और दूसरा इसका पोजीशन। तो देखो फ्लावर में इसने कलर दो ही देखे। पहला तो क्या? वॉयलेट, और दूसरा है वाइट, ठीक है। तो डोमिनेंट कौन है? वॉयलेट, और रेसेसिव कौन है? वाइट। फिर एक पोजीशन, पोजीशन दो हो सकती है, या तो फ्लावर एक्सियल हो या फिर कैसा हो? टर्मिनल। चलो 3 कैरेक्टर हो गए हमारे पास। फोर्थ पे आओ। फोर्थ पे हमारे पास कौन? पॉड। पॉड यानी कि मटर का छिलका देखा है, ग्रीन कलर का बाहर रहता है, उसी को हम कहते हैं पॉड। अब देखो दो चीज़ है, पहला पॉड का कलर, ठीक है, और दूसरा पॉड की शेप, ठीक है। तो इसमें भी क्या है? एक तो हो गया कलर, एक हो गया इसका शेप। अब देखो पॉड का कलर तुमने देखा जनरली क्या होता है? ग्रीन होता है, ठीक है, और कुछ कुछ में येलो आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं भाई पॉड का कलर तो ग्रीन है, और अगर मैं रेसेसिव की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? येलो। फिर शेप की बात करूँ भाई, पॉड एकदम स्मूथ सा रहता है, फिर उसमें मटर और स्मूथ सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्मूथ है डोमिनेंट में, और फिर वो कैसा होता है? कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि मान लो उसके ऊपर कुछ धारियाँ वगैरह आ गई है, थोड़ा पास पास आ गया, सिकुड़ गया थोड़ा बहुत, तो ठीक है, वो किस में गया? रेसेसिव में। तो कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे? 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर हो गए। अभी भाई 2 बचे हैं, ठीक है, 2 बचे हैं। 2 कौन कौन से? देखो हमने क्या बात की? प्लांट की बात कर ली, प्लांट में फूल थे उसकी बात कर ली। फूल पे फूल क्या बना? फूल भाई पॉड में कवर हुआ, मतलब सॉरी कन्वर्ट हुआ, यानी कि फ्रूट बन रहा है, हमने पॉड की बात कर ली। फिर नेक्स्ट है जिसको हम खाते हैं, यानी कि उसका सीड। तो अब देखो सीड का भी हम क्या देखेंगे? कलर देखेंगे और शेप देखेंगे। क्लियर है? तो देखो कलर की बात करूँ तो अगर यहाँ डोमिनेंट की बात करेंगे तो होगा येलो, और अगर मैं रेसेसिव की बात करूँगा होगा ग्रीन, ठीक है। पॉड में और इसमें हमने सेम कलर लिए हैं, बस पोजीशन क्या हो गई? अलग अलग हो गई है। जो उधर डोमिनेंट था उधर रेसेसिव में गया, जो इधर रेसेसिव में उधर डोमिनेंट में गया, ठीक। अगर मैं शेप की बात करूँ तो भाई दाने कैसे होंगे? राउंड। और अगर रेसेसिव की बात करूँ तो रिंकल्ड। क्लियर है? तो देख लो मैंने कहा था उसने 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ ली थी, देखो 14 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो कैरेक्टर्स कितने हैं? 7, ठीक है, 7। और फिर ट्रेड्स कितनी? 14। क्लियर है? तो चलो ये तो हो गए पेरेंट। अब भाई मैं इसमें से पेरेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने इस वाले पेरेंट को और इस वाले पेरेंट को सेलेक्ट कर लिया, यानी कि एक पेरेंट था टॉल और एक था ड्वार्फ। अब इन दोनों के बीच में कराना है क्रॉस, तो चलो क्रॉस कराते हैं। अब भाई क्रॉस में अगर मैं बात करूँ तो देखो सबसे पहला तो मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट कैसे हैं? प्योर है, पवित्र पेरेंट, ठीक है, प्योर पेरेंट। इनके बीच में क्या हुआ? क्रॉस हुआ, ठीक है। तो इनके बीच में क्या हुआ? क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट। अब देखो पेरेंट के बीच में क्रॉस होगा तो यहाँ पर आएगी सबसे पहले F1 जनरेशन, या फिर कह दो F1 हाइब्रिड, ठीक है। चलो भाई F1 हाइब्रिड आ गई। अब तुमको चाहिए F2 जनरेशन, तो एक काम करो F1 हाइब्रिड में करा दो सेल्फिंग। अब भाई सेल्फिंग कैसे कराते हैं अब इसमें आगे बताऊंगा, ठीक है। तुम्हारे पास आ जाएगी क्या? F2 हाइब्रिड। अब अगर तुमको F3 जनरेशन चाहिए तो इसमें वापस करा दो सेल्फिंग, तुम्हारे पास F3 हाइब्रिड आ जाएगी।
पर मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ F2 जनरेशन तक पढ़ना है, उसके आगे नहीं पढ़ना, ठीक है। तो चलो इतना तो हो गया। अब क्रॉस करके देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, एक है प्योर टॉल और दूसरा है कौन, प्योर ड्वार्फ, ठीक है भाई, दो पेरेंट है। प्योर टॉल को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से, प्योर ड्वार्फ को स्मॉल टी से। अब इनके बीच में क्या हुआ, क्रॉस हुआ। अब जब यहाँ क्रॉस होगा तो कौन आएगा, F1 हाइब्रिड, ठीक है। F1 हाइब्रिड को हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो आगे क्या है, कैपिटल टी है, तो यानी कि ये कैसा होगा, टॉल होगा। ये कैसा होगा, टॉल होगा, ठीक है। अब भाई हमको चाहिए F2 जनरेशन, तो क्या कराएंगे, सेल्फिंग। जब हमने सेल्फिंग कराई तो क्या आई, F2 हाइब्रिड, ठीक है। अब जब मैंने F2 हाइब्रिड देखा तो मेरे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आया, देखो टॉल ड्वार्फ, ठीक है, पेरेंट जैसे दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गए, टॉल और ड्वार्फ। ये कैपिटल टी स्मॉल टी यानी F1 जनरेशन जैसा दिख रहा है, पर इसको भी हम कहेंगे तो टॉल ही ना, ठीक है। तो F2 जनरेशन में मेरे पास टॉल और ड्वार्फ दोनों आए। अब भाई ये क्रॉस हुआ है, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ, ये हमको यहाँ पे नहीं देखना कैसे किया, इसका पूरा टॉपिक है, ठीक है। बस यहाँ पे तो तुमको समझना था कि प्योर पेरेंट और ड्वार्फ, मतलब सॉरी, प्योर टॉल और ड्वार्फ के बीच में जब क्रॉस करा रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे काम चल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, ये सब एक्सपेरिमेंट होने के बाद क्या ऑब्जर्व किया, तुम खुद देख लो तुमको क्या लग रहा है इसमें, ठीक है। तुमने क्या ऐसा ऑब्जर्व किया कि भाई दो पेरेंट थे, ठीक है, जब मेरे पास इसमें F2 जनरेशन आई तो इसमें से क्या है, दो रिजल्ट तो पेरेंट जैसे दिख रहे हैं और दो रिजल्ट पेरेंट से अलग दिख रहे हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन आई। तो चलो इसको बना के भी बता दूं मैं। यहाँ मेरे पास ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे दूसरा प्लांट है, ठीक है। क्या कराना है, क्रॉस कराना है। अब भाई तुमको पता होगा टॉल कौन सा, ड्वार्फ कौन सा, ये कैसा है टॉल, ये ड्वार्फ। चलो आगे चलते हैं, क्या आया इनसे, इनसे आया F1 हाइब्रिड। अब भाई मैंने बताया F1 हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो भाई आगे कैपिटल टी है ना, तो टॉल ही कहेंगे इसको। तो ये किसके जैसा दिख रहा है, टॉल वाले पेरेंट जैसा, तो हम इसको क्या कह देंगे, टॉल। और ये क्या है हमारा F1। फिर नेक्स्ट क्या था कि भाई F1 की मैं करा दो, सेल्फिंग करा दो, इसमें क्या करा दो, सेल्फिंग करा दो। और यहाँ क्या कराया था हमने, क्रॉस कराया था। अब जब सेल्फिंग करा दोगे तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, अब देखो तुम खुद यहाँ बता सकते हो कि ये कैसा है, टॉल, ये भी कैसा है, टॉल, ये भी कैसा है, टॉल, और ये कैसा है, ड्वार्फ। यानी कि मैं अगर देखूं तो तीन प्लांट तो कैसे दिख रहा है, टॉल, ठीक है, और एक प्लांट कैसा दिख रहा है, ड्वार्फ। अभी ये कैपिटल टी स्मॉल टी पे मत जाओ, अभी सिर्फ ये देखो कि तीन प्लांट तो बड़े हैं और एक प्लांट कैसा है, छोटा है। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन में क्या क्या लिख सकते हैं कि जो F1 हाइब्रिड था वो एग्जैक्टली कॉपी था किसकी, किसी एक ना एक पेरेंट की, दोनों में से किसी एक की एग्जैक्ट कॉपी था, इज एग्जैक्टली और कंप्लीटली सिमिलर टू एनी वन ऑफ द पेरेंट। अब भाई मैं नहीं कह रहा सेम था, ठीक है, सेम और सिमिलर में डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि जो F2 जनरेशन, देखो F2 जनरेशन को देखो या फिर F2 प्रोजेनी को देखो, मैच और सिमिलर टू बोथ पेरेंट। अब देखो भाई F2 जनरेशन जो दोनों पेरेंट जैसी दिख रही है, ठीक है, दिख रही है, अंदर से कैसा है कुछ मतलब नहीं है, दिख रही है बाहर से, ठीक है। यानी कि फिनोटाइप इसके दोनों पेरेंट से मैच कर रहे हैं। देखो तीन टॉल है यानी कि एक पेरेंट से मैच कर गया, और एक स्मॉल है यानी डॉर्फ है वो एक पेरेंट से मैच, यानी दोनों पेरेंट्स यहाँ पे मैचिंग हो रही है पूरी। अंदर से क्या है भाई, कोई मतलब नहीं है। यानी कि हमने क्या देखा यहाँ पे, फिनोटाइप देखा, जीनोटाइप की कोई बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। अब देखो एनी वन, जैसे कि टॉल इज मोर इन नंबर। अब देखो F2 जनरेशन में टॉल और डॉर्फ में से कोई एक नंबर में ज़्यादा होता है, जैसे इस केस में क्या है, टॉल ज़्यादा है, ठीक है, इज मोर इन नंबर, ठीक है, अदर देन अदर प्रोजेनी। अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो रेशियो क्या आएगा भाई, 3:1। 3 क्या है, टॉल, 1 क्या है, डॉर्फ।
क्लियर इतना? ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई कुछ चैप्टर को लेके, सॉरी टॉपिक को लेके। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? कंक्लूजन। ठीक है, अपनी राय दो। ठीक है, तो राय देते हैं। तो देखो बात कुछ ऐसी थी कि जैसे मानो ये मेरे पास दो पेरेंट है, ठीक है, एक ये दूसरा ये। अब इन पेरेंट में कराया क्रॉस, तो देखो क्या होगा। इस पेरेंट से उठ के ये आया और दूसरे पेरेंट से ये आया, ठीक है, दोनों आए। फिर क्या होगा, इसमें हमने कराई क्या? सेल्फिंग। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये हमारे पास टॉल है और ये हमारे पास डॉर्फ है। ये हमारे पास F1 जनरेशन आई और F1 जनरेशन भी कैसी है? टॉल है। और जब F1 में हमने सेल्फिंग कराई तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आया। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आया। तो देखो यहाँ पे बात सिंपल से समझ में आ रही है कि ये तो कैसा है? टॉल। ये भी कैसा है? टॉल। ये भी कैसा है? टॉल। और ये डॉर्फ। ये कंप्लीटली इससे मिलता है, ये कंप्लीटली इससे मिलता है, जीनोटाइप में भी फिनोटाइप में भी। पर ये दोनों जो है सिर्फ फिनोटाइप में ऊपर वाले पेरेंट्स से मिल रहे हैं, ठीक है, जीनोटाइप उसके जैसा नहीं है, सिर्फ दिखने में उसके जैसे। तो देख लो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं भाई, क्या ही लिख सकते हैं हम इसमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समथिंग, ठीक है, कुछ तो पेरेंट से गया है किसमें? दूसरी ऑप्शनिंग में या फिर नए ऑप्शनिंग में, इन अनचेंज मैनर, यानी कि खुद के अंदर उसने कोई चेंज नहीं किया, बस उठा और निकल लिया। तो देखो क्या है, समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ड इन अनचेंज्ड मैनर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में कुछ गया है बिना कुछ के खुद के अंदर कुछ चेंज किए। अब देखो मेंडल के पहले जितने साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने भी अपने कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह दिए थे। उन्होंने क्या कहा कि भाई दोनों पेरेंट्स से कुछ आता है और मिक्स हो जाता है और फिर वो नई जनरेशन बनाता है। ठीक है, यानी कि जो ट्रेट है वो मिक्स हो जाते हैं। पर मेंडल ने कहा भाई ट्रेट मिक्स नहीं होते, ट्रेट दोनों उठ के आते हैं और दोनों अलग अलग ही रहते हैं और फिर अलग अलग ही खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। फिर जब उनमें सेल्फिंग होती है तब भी वो अलग अलग ही रहते हैं, कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते। वही चीज़ हमने यहाँ पे बताई। देखो यहाँ भी दोनों अलग अलग थे, यहाँ पर भी दोनों अलग अलग थे, नीचे आए तब भी दोनों अलग अलग है, साथ में है पर एक दूसरे में ब्लेंड नहीं हुए। फिर जैसे इनको वापस अलग होना था, ये अलग हुए। ठीक है, आगे इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन बनाई। तो मेंडल के पहले वाले साइंटिस्ट कहते थे कि जो फैक्टर्स है, सॉरी फैक्टर तो भी आया ही नहीं, ठीक है, जो ट्रेट्स है, ठीक है, जो कुछ पेरेंट्स से आता है वो ब्लेंड हो जाता है। ठीक है, उनको ये भी नहीं पता था ट्रेट्स क्या होते हैं। उन्होंने तो कहा कुछ आता है पेरेंट्स से जो मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो मेंडल ने फिर इन सबको नाम दिया जो हमको आगे पढ़ना है अभी, पर अभी हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो क्या है, समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ड इन अनचेंज मैनर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे ट्रेट को। ठीक है, उसी को इसने नाम दिया फैक्टर। ठीक है, नॉन एज फैक्टर। तो भाई क्या कह रहा है, पेरेंट से कुछ आता है जो कंट्रोल करता है हमारी सारी ट्रेट को, ठीक है, खुद को बिना चेंज करे, और उसको इसने क्या नाम दिया, फैक्टर। और भाई आज के टाइम पे इसी फैक्टर को हम जीन के नाम से जानते हैं, नाउ नॉन एज जीन। तो भाई जीन ही क्या होता है, फैक्टर, और जीन ही हमारे जो ट्रेट है उन सबको कंट्रोल करते हैं। सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस पे। एक पॉइंट रही है यार, ऊपर इसको करा दूं मैं, सुन लो इसको। ठीक है, अगर मैं फैक्टर के फीचर्स की बात करूँ, जैसे जीन के फीचर की बात करूँ, तो ये हमेशा क्या होता है, पेयर में होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, ये देखो ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगे। जब भी इनको नेक्स्ट जनरेशन में जाना होगा ये दोनों पेयर अलग हो जाएंगे और वापस जाके मिल जाएंगे दूसरे से, कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। ठीक है, दोनों हमेशा अलग अलग रहते हैं। क्लियर है? और ये पेरेंट्स से दूसरी जनरेशन में किस फॉर्म में जाते हैं, गैमेट्स की फॉर्म में, सिंपल सा। ठीक है, तो भाई पानी पी लेते हैं, फिर मेंडल के लोगो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो नीचे कमेंट में थम्स अप बता दो, ठीक है, या फिर अंगूठा दिखा दो, अंगूठा।
तो चलो भाई अब मेंडल के लॉज देखते हैं। लॉज किसने दिए थे मेंडल के? कार्ल कॉरेंस ने, ठीक है। कन्वर्ट किया था, दिए किसने थे? मेंडल नहीं, पर कन्वर्ट किसने किए? कार्ल कॉरेंस ने। अब देखो सबसे पहला हमारे पास लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हमारे पास दो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखो इसको सिंपल सा समझो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या हो रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों साथ में हैं, पर भाई जो एक है ना ये खुद को शो करेगा, दुनिया को बताएगा कि मैं हूँ, दूसरा खुद को शो नहीं करेगा। तो जो खुद को शो नहीं कर रहा उसको हम कहेंगे रेसेसिव, और जो खुद को शो कर रहा है उसको हम कहेंगे डोमिनेंट। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो चलो इसको लिख भी लेते हैं, ठीक है, लिखने से ज़्यादा अच्छे से याद होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहला तो कि भाई ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय, ट्रेट को कौन कंट्रोल करता है? फैक्टर। फैक्टर क्या एक ही यूनिट होती है या फिर दो यूनिट साथ में होती है? दो। तो हम कहेंगे ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय टू डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड एज फैक्टर, ठीक है, बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, ठीक है। और जो डिस्क्रीट यूनिट है दोनों अलग अलग रहती है, खुद को मेंटेन करके रखती है। फिर नेक्स्ट है कि फैक्टर्स हमेशा किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। फैक्टर अकर इन पेयर, ठीक है भाई, टी को याद रख लेना, पेयर में रहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अगर तुम्हारे पास डिसिमिलर पेयर हो, जैसे मैंने बताया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसमें से एक खुद को शो करेगा, दूसरा खुद को शो नहीं करेगा, ठीक है। तो जो खुद को शो कर रहा है वो क्या? डोमिनेंट, जो नहीं कर पा रहा वो रेसेसिव। तो चलो लिख लो, इन डिसिमिलर, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इस पेयर के अंदर क्या होगा? वन एक्सप्रेस, ठीक है, वन एक्सप्रेस और शो इटसेल्फ, ठीक है, शो इटसेल्फ नॉन एज क्या? डोमिनेंट, ठीक है, नॉन एज डोमिनेंट। और जो दूसरा है भाई शांत रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे? रेसेसिव। तो चलो ये हो गया तुम्हारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस। सिंपल सा है कि भाई ट्रेड को हमेशा कौन कंट्रोल करता है? फैक्टर। फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाए जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक खुद को क्या करेगा? शो करेगा, और एक दूसरा खुद को शो नहीं करेगा। तो उसको हम क्या करें? जो शो कर रहा है डोमिनेंट, जो नहीं कर पा रहा वो रेसेसिव, ठीक। अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। भाई देखो सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, ठीक है, सेपरेट। सेग्रीगेशन का मतलब क्या? सेपरेट। तो देखो अब इसमें क्या है, इसमें क्या नया है? देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या हो रहा है? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो पेरेंट्स है उनको अलग अलग होना पड़ेगा। ये मान लो उनके जो जीन थे उनको अलग होना पड़ेगा। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फैक्टर segregate and one gamete receive one factor out of a pair। अब इसको कुछ इस तरह से समझो, कहाँ गया ये? देखो जैसे यहाँ पे ये पेरेंट था और ये दूसरा पेरेंट था, ठीक है। अब इनको गैमेट बनाने, गैमेट जैसे कि ये गैमेट है भाई, इनको गैमेट बनाना है। तो गैमेट बनाने के लिए पहले क्या होना पड़ेगा? इनको अलग होना पड़ेगा। तो भाई ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो फैक्टर है उनको सेपरेट होना पड़ता है। फैक्टर सेपरेट हुए, यहाँ से एक फैक्टर जाएगा, यहाँ से दूसरा फैक्टर जाएगा, और दोनों साथ में जाके वहाँ पे जुड़ जाएंगे, मिक्स नहीं होंगे, ठीक है, बस साथ में आ गए। तो इसी चीज़ को हम क्या करें? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये भाई जब भी गैमेट बनाना है तो फैक्टर को अलग होना पड़ेगा, ठीक है। और जो गैमेट बना उसने दोनों पेरेंट में से एक एक फैक्टर को ले लिया। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फैक्टर सेग्रीगेट एंड वन गैमेट, ठीक है, रिसीव फैक्टर, रिसीव, सॉरी यहाँ वन आएगा, रिसीव वन फैक्टर आउट ऑफ अ पेयर, ठीक है, एक पेयर में से एक फैक्टर को ले लेगा। इसको हमने कह दिया क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इंपॉर्टेंट चीज़, फैक्टर कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते, फैक्टर नॉट शो ब्लेंडिंग, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? अब देखो जैसे मैंने कहा था मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया, उसी तरह क्वेश्चन आता है कि भाई मेंडल का वर्क स्पेशल क्यों था। दो क्वेश्चन थे क्या? मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया, और दूसरा क्या कि मेंडल का वर्क स्पेशल क्यों था।
तो देख लो क्यों था उसको देखते हैं। भाई मेंडल का वर्क स्पेशल इसलिए था क्योंकि इसने मैथ्स यूज़ कर ली बायो में, पाप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेंडल यूज मैथमेटिकल लॉजिक एंड स्टैटिकल एनालिसिस फॉर हिज क्रॉस। भाई भारी वर्ड, मैथमेटिकल एनालिसिस। तो देखो सबसे बड़ा पाप तो इसने क्या कर दिया, मैथ्स यूज़ कर दी बायो में। और फिर एक भारी वर्ड और आया क्या, स्टैटिकल एनालिसिस, स्टैटिक्स को यूज़ कर दिया बायो में, पाप कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या है कि भाई इसका वर्क स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि इसने जो मटर उगाई थी, ठीक है, जो पी उगाई थी, उसका सैंपल साइज़ बहुत ज़्यादा था। अब भाई सैंपल साइज़ ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है, अपने जो स्टडीज़ उनको ज़्यादा करेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, लार्ज सैम्पलिंग साइज। फिर अगर मैं थर्ड बात करूँ तो इसने क्या किया, रिपीट सेल्फिंग कराई, उससे इसके बाद प्योर क्या है, प्योर पेरेंट आते गए या फिर प्योर वैरायटी आती गई, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट था वो भी अच्छा आता गया, ठीक है, रिजल्ट को और अच्छे से चेक कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट है क्या, इसने रिपीटेड सेल्फिंग कराई, रिपीटेड सेल्फिंग इसने कराई, ठीक है, इसके लिए रिजल्ट को चेक करने के लिए। और फिर फोर्थ है कि मेंडल ने अपने प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है, मेंडल ने अपने जनरल प्रिंसिपल दिए थे, कोई मतलब ऐसे कुछ भी तुक्का नहीं मार दिया, कोई ऐसा डाटा उठा के नहीं दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, उसने आपको कुछ बताया, अपने प्रिंसिपल्स दिए, तो इसलिए भी उसका वर्क स्पेशल था। पर भाई मैथ्स यूज़ कर दी, पाप तो यही कर दिया, इस वजह से रिजेक्ट हो गया। मेंडल प्रपोज जनरल प्रिंसिपल, ठीक है भाई। तो इतना हो गया क्या कि मेंडल का वर्क स्पेशल क्यों था। तो ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक था, ठीक है। अब इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में भाई अंगूठा दिखा दो, ठीक है, और ओके लिख दो। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैप्टर तो भी बहुत बड़ा ही है, पर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ होगा, ठीक है, उसको भी हम इसी तरह से देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो पता है ना। तो थैंक यू, बाय।